नमस्कार दोस्तों। हम सभी लोगों को इंतज़ार था कि इंडिया डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का जवाब कब देगा। सो फाइनली इंडिया का जवाब डोनाल्ड ट्रंप को आ गया है और आप देखेंगे तो इंडिया ने जो है फाइनली हिट बैक किया है और कहा है कि यूएस का जो टैरिफ लगा हुआ है इंडिया के ऊपर वो अनजस्टिफाइड है और अनजस्टिफाइबली ट्रंप इज़ टारगेटिंग इंडिया। ओके, तो बेसिकली हुआ क्या कि कल रात में जो है ट्रंप ने एक नई धमकी देते हुए ये कहा कि 25% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा हुआ है और वी आर गोइंग टू अप्लाई एडिशनल सेकेंडरी टैरिफ ऑन इंडिया। सो ये टैरिफ किसी भी रेंज में हो सकता है, 25% से 30% या 40% या 60%, या इनकी पार्लियामेंट में इन्होंने जो प्रपोजल डाल रखा है 500% का टैरिफ लगाने का वो लगेगा। सो वी विल सी कि फ्यूचर में क्या होता है। बट यहाँ पे देखने वाली बात है कि इंडिया ने फाइनली जो है ट्रंप को जवाब दे दिया है कि भाई आपका जो टैरिफ है ये अनजस्टिफाइड है और गलत है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया ने जो है इंडिया ने दुनिया में जो है हट के दुनिया के नॉर्म से WTO के नॉर्म से हट कर कोई काम किया हो। आपने ही पुश किया है इंडिया को जो है रशियन ऑयल परचेस करने के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखने वाली और है कि आपने किन सेक्टर्स के ऊपर टारगेट लगाए हुए हैं। आप देखेंगे जैसे सबसे ज़्यादा जो हिट होने वाला सेगमेंट है टेक्सटाइल एंड अपैरियल। ठीक है, इस लिस्ट में आप देखेंगे हाई इम्पैक्ट के जो हैं ये बेसिकली जॉब क्रिएटिंग सेगमेंट है। इंडिया में जो भी जॉब क्रिएटिंग सेगमेंट है जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन होता है। टेक्सटाइल सेगमेंट हो गया, ज्वेलरी है, ऑटोमोटिव पार्ट है, ये जो है हाई जॉब क्रिएटिंग सेगमेंट है जिसको ट्रंप ने टारगेट किया। अच्छा, खुद को जो फ़ायदा होना है जिसके अंदर उसको इन्होंने जो है टारगेट नहीं किया। जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गए, ये ज़्यादा टारगेट नहीं होंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये इनके टारगेट नहीं होंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इनके टारगेट नहीं होंगे। तो इन्होंने अपने फ़ायदे के हिसाब से जो है टारगेट किया हुआ है कि किस सेगमेंट को, किस इंडस्ट्री को टारगेट करना है और टैरिफ लगाना है। ठीक है, अच्छा, इसमें बेसिकली हुआ क्या कि ट्रंप ने जो है पहले इल्ज़ाम लगाया था कि इंडिया जो है मैसिव अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल परचेज करता है रशिया से बहुत ज़्यादा, और उसको रिफाइन करके रीसेल करता है वर्ल्ड मार्केट में। ठीक है, और इंडिया को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन में कितनी डेथ और डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो यहाँ पे लिटरली जो है डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की है, इंडिया इसको फंड कर रहा है। और ट्रंप को ये समझ में नहीं आता, ये नहीं दिखता है कि ये अपने आर्म्स इंडस्ट्री को कैसे ब्लेम करेंगे। कितना पैसा इन्होंने वहाँ पे आर्म्स भेजकर, एम्यूनेशन भेजकर कमाए होंगे, इनकी इंडस्ट्रीज ने कमाए होंगे, उनको कौन ब्लेम करेगा। ठीक है, तो वो इनको नहीं दिखेगा क्योंकि ये इनके बेनिफिट में है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने पहली बार इसको टारगेट किया हुआ, इंडिया को टारगेट किया है। आप देखेंगे कि 2018 से ही इंडस्ट्रीज़ को, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को जो है टारगेट करते आ रहे हैं। सबसे पहले 2018 में इन्होंने ईरान ऑयल सैंक्शन किया। ठीक है, इंडिया की एनर्जी प्राइसेस उसकी वजह से जो है अप हो गई, मतलब हमको जो है सस्ता तेल मिलना बंद हो गया और हमें महंगा तेल खरीदना पड़ा, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस अप हो गई। तो अगर आप ये कहते हैं कि आप कोई भी काम अपने बेनिफिट, अपने जनता के बेनिफिट के लिए या अपने जो है सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो अगर इंडिया भी वो काम करता है तो कैसे ब्लेम करने के लिए आप जो है सोच सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंडिया वही चीज़ करे तो इंडिया गलत है और आप करें तो सही है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 2019 में ये सैंक्शन लगाने के बाद इन्होंने जो है कुछ दिए थे कि भाई हम जो है आपको कुछ टाइम देते हैं इसमें ये करने के लिए, क्या कहते हैं, एडजस्ट करने के लिए बेसिकली टाइम दिया इन्होंने, कुछ वेबर दिया 2019 तक कि आप बाय कर सकते हैं, उसके बाद कंप्लीट सैंक्शन लग जाएंगे। तो इन्होंने वो वेबर ख़त्म कर दिया 2019 में। अच्छा, आप देखेंगे कि इन्होंने जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसमें करीब 60 प्रोडक्ट्स आते थे जो कि जिस टैरिफ नहीं लगता था, और बेसिकली ये सेगमेंट होता था कि आप किस तरह से जो है बूस्ट करेंगे इंडस्ट्री, किसी कंट्री की इंडस्ट्री को, उन्होंने इसे ख़त्म कर दिया। उसकी वजह से इंडिया में जो SME है वो हिट हुए, जिसको आप देखेंगे तो अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे तो $6.3 बिलियन का लॉस हुआ। वैसे ही आपने जब इंडिया ने रसिया से S-400 खरीदने की बात की तो आपने काटसा लगाया उनके ऊपर। ठीक है, आपने उनके जो है डिफेंस सेगमेंट को टारगेट करते हुए, डिफेंस की ऑटोनॉमी को टारगेट करते हुए आपने उनके ऊपर काटसा लगा के प्रेशर बनाने की कोशिश किया। तो आपने 2020 में H-1B वीज़ा फ्रीज किया। ऐसे ही आप देखेंगे कि टाइम टू टाइम जो है ट्रंप ने इंडिया के ऊपर प्रेशर लगाने का कोशिश किया ताकि इंडिया जो है इनके सामने बेंड हो जाए और इनके हिसाब से काम करे। ठीक है, बट इंडिया ने ऐसा किया नहीं। तो इसी को कॉल आउट करते हुए MEA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने फाइनली स्ट्रॉन्ग रिपोर्टल दिया है पॉइंट वाइज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्या कहा है कि आप हिपोक्रेट हैं। हिपोक्रेसी ऑफ वेस्ट को जो है उन्होंने उजागर करते हुए बोला है कि आप डबल स्टैंडर्ड जो है दिखाते हैं किसी भी चीज़ों में।
जहाँ पे आप हमारे ऊपर जिस रशियन ऑयल को खरीदने के लिए बैन लगा रहे हैं, हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, वहीं पे वेस्टर्न नेशन जो है खुद ही लार्ज स्केल में जो है रसिया से तेल खरीदता है, गैस खरीदता है। अगर उन्होंने एग्जांपल भी दिया, लिटरली एग्जांपल देते हुए बोला कि $200 बिलियन का रसिया से आपने 2024 में यूरोपियन यूनियन ने अकेले ही जो है ट्रेड किया है, जो कि इंडिया से 5 गुना बड़ा है। इसको कौन पॉइंट आउट करेगा? इसको कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। अगर आप डेटा वाइज देखेंगे तो एलएनजी का अगर लिक्विफाइड नेचुरल गैस है जो ईयू ने इंपोर्ट किया है, वो 2024 में 17.5 से 17.8 मिलियन टन था, जो रशियन एलएनजी यूरोपियन यूनियन खरीद रहा था। और ये क्या था, 14 से 18% अप है भाई 2024 में। तब 2024 में भी तो यूक्रेन वॉर हो रहा था, यूक्रेन वॉर तो 2022 से स्टार्ट है। तो आप जब परचेस कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, और हम परचेस करें तो हम दोषी हैं। तो 2024 में इनका जो है एलएनजी परचेज रशियन, ध्यान दीजिएगा, रशियन एलएनजी जो है 14 से 18% अप है पिछले सालों से, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो $7.32 बिलियन की वैल्यू आएगी। स्पॉट मार्केट में आप देखेंगे तो 20% टोटल एलएनजी इंपोर्ट का जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है रशियन गैस यूरोपियन एनर्जी इंपोर्ट का, ठीक है। अच्छा, पाइपलाइन के थ्रू आप मटेरियल मंगाएं तो आप ठीक हैं, और इंडिया जो है सी रूट के थ्रू मंगा ले, कंटेनर्स में मंगा ले तो आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, वहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो आपने पाइपलाइन जो गैस डिलीवरी ली है वो 49.5 BCM लिया है, जो कि एडिशनल है 24.2 BCM, ठीक ना। तो ओवरऑल देखेंगे तो 19 से 20% का यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है रशियन गैस का। तो आप यहाँ पर भी आपको बैन लगाना चाहिए, लेकिन नहीं लगा, ठीक है। तो इसी को कॉल आउट करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि आपका डबल स्टैंडर्ड है, आप जो है बाय करते हैं प्रोडक्ट को तो उसके ऊपर बैन नहीं लगता, लेकिन इंडिया बाय करता है तो आप ये कहते हैं कि हम जो है यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं। अच्छा, आप ये देखेंगे कि सैंक्शन जो इन्होंने लगाया ईरान के ऊपर, सैंक्शन ईरानियन ऑयल सैंक्शन लगाया, तो उस वक्त ईरान का जो इम्पोर्ट था वो 10% कॉन्स्टिट्यूट करता था। मतलब इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट बायर था ईरानियन ऑयल का, ठीक है। तो इसको आपने बैन कर दिया, तो आपने इंडिया के जो जनता है, पब्लिक है, उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को, उसके बेनिफिट को तो ध्यान रखा नहीं, आपने बैन लगा दिया। अगर उनकी एनर्जी सिक्योरिटी को कौन ध्यान रखेगा? तो जब आपने ड्राई अप कर दिया एनर्जी परचेज को इंडिया के, तो इंडिया उसको डाइवर्सिफाई तो करेगा ही करेगा। अच्छा, आपने उसके चाबार पोर्ट के ऊपर भी जो है, जो अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी है, उसका स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को ध्यान नहीं रखा, ठीक है। अच्छा, आपके इस बैन की वजह से जो है इंडिया के ऊपर $3.5 बिलियन का जो है एनुअल इंक्रीज़ होने वाला था 2019-2021 में प्राइस वॉलेटिलिटी की वजह से। तो इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी तो देखेगा ही ना। इसी की वजह से जो है इंडिया में अगर आप देखेंगे 2025 तक रशियन ऑयल जो है, जो कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से पहले 0.2% था ऑयल इंपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करता था रशियन ऑयल, वो इंक्रीज़ होकर 35 to 45% हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका बेनिफिट ये हुआ कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना तेल खरीदा इंडिया ने कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़े, बट वो किसी ने देखना नहीं है, ठीक है। तो MEA ने फिर उनको हिट आउट करते बोला है कि आपकी जो हिपोक्रेटिक पॉलिसीज़ हैं वो अनजस्टिफाइबल हैं और डबल स्टैंडर्ड आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इंडिया ने कहा कि हम अपनी एनर्जी, इंडिया फर्स्ट, हम इंडिया को पहले प्रायोरिटी देंगे, हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हम किसी चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो हमारी जो भी परचेज है वो एम्ड है एट अफोर्डेबल एनर्जी, हमारी पब्लिक को अफोर्डेबल एनर्जी प्रोवाइड करने की, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमें जो है उनको एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो हम उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि आपने खुद इंकरेज किया, US ने खुद इंकरेज किया कि आप जो है रशियन ऑयल बाय करिए और उसको जो है प्योरीफाई करके ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब डिस्काउंटेड रशियन ऑयल बाय करिए और ग्लोबल मार्केट को स्टेबलाइज रखने के लिए आप सप्लाई करिए। आप आज की डेट में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद आप ये बोलते हैं कि आप यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, ठीक है। तो स्पेसिफिक जो कोट दिया MEA ने कि आवर डिसीजन आर गाइडेड बाय आवर एनर्जी सिक्योरिटी एंड नॉट पॉलिटिकल कोर्सन, हम कोई भी पॉलिटिकल कोर्सन जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे ऊपर आप ज़बरदस्ती आप लाद के हमसे काम नहीं करवा सकते, हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारे एनर्जी नीड को जो है पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 6 पॉइंट्स से जो कि रिबटल दिया इंडिया ने, उसमें इंडिया ने बोला कि इंडिया हैज़ बीन टारगेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन फॉर इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रसिया after commencement of Ukraine conflict. In fact, India began importing from Russia because traditional supplies were diverted. ये ईरान की बात हो रही है, जब ईरान पे इन्होंने बैन लगाया, तो टू यूरोप आफ्टर आउटब्रेक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द यूनाइटेड स्टेट एट द टाइम एक्टिवली इनकरेज सच
यूनाइटेड स्टेट ने खुद ही बोला था कि ठीक है, आप ये करके मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आप जो है उसको स्टेबलाइज करके रखिए और रशियन ऑयल परचेस करिए। तब हमने परचेस किया। पहला पॉइंट इन्होंने वो बोला। दूसरा इन्होंने बोला कि इंडिया इंपोर्ट जो है हमारे एनर्जी कॉस्ट को और हमारे कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए है, तो हम उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। तीसरा उन्होंने यूरोपियन यूनियन की हिपोक्रेसी को बोला कि आप खुद ही $67.5 बिलियन का जो है ट्रेड करके बैठे हैं रसिया के साथ और आप हमको बोल रहे हैं आप जो है हमारे परचेजेस के ऊपर बैन लगा लेंगे। रसिया यूरोप जो है ट्रेड करते हैं, आप जो है फर्टिलाइज़र खरीदते हैं, माइनिंग प्रोडक्ट खरीदते हैं, केमिकल, आयरन, स्टील एंड मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट सब खरीदते हैं रसिया से, तो आप ट्रेड करते हैं तो वो गलत नहीं है, वो पैसा यूक्रेन में नहीं यूज़ हो रहा है। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट जो यहाँ पे हिपोक्रेट है, जिसने इंडिया के ऊपर टैरिफ लादा हुआ है, सेकेंडरी टैरिफ की बात कर रहा है, वो खुद भी जो अपने यूरेनियम नीड को पूरा करने के लिए रसिया से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीदता है अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए, पैलेडियम खरीदता है ईवी इंडस्ट्रीज़ के लिए, फर्टिलाइज़र और केमिकल खरीदता है अपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए इंडिया ने बोला कि यू आर बेसिकली टारगेटिंग इंडिया इन अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल वे, ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल है और वी आर नॉट गोइंग टू बाय डाउन। और इंडिया ने जो है इंडिया ने अमेरिका के सामने न झुकते हुए अपने पॉइंट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शब्दों में जो है बोला है कि भाई आप जो है हमें कोर्स नहीं कर सकते अपनी बात मनवाने के लिए, ठीक है। तो ये रिस्पांस था। 2-3 कोट अगर हम देखेंगे तो एक कमेंटेटर है एनडीटीवी डिबेट में, इन्होंने कहा जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि नेशंस हैव इंटरेस्ट नॉट फ्रेंड्स, मतलब कि नेशंस में जो इंटरेस्ट होता है फ्रेंड्स नहीं होते, और हिपोक्रेसी के लिए जो है डिप्लोमेसी में कोई प्लेस नहीं होती, आप हिपोक्रेटिक डिसीजंस नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरा कोट ये है कि इंडिया इज़ बीइंग टारगेटेड फॉर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट द वेस्ट हैज़ डन जस्ट मोर एफिशिएंटली, दिस इज़ वेरी ट्रू। और थर्ड MEA ने बोला कि अवर डिसीजन, जो कि मैंने पहले भी दिखाया आपको, अवर डिसीजन विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज द इंडियन पीपल नॉट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स था इंडिया का US को, और मुझे तो ये लगता है कि इट इज़ अ टाइट स्लैप टू द डोनाल्ड ट्रम्प एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए फ्यूचर में लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।